वेलेजली की सहायक संधि। वेलेजली की सहायक संधि में इस संधि के कारण राज्यों में अंग्रेजों का राजनीतिक एवं प्रशासनिक हस्तक्षेप बढ़ गया था। अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए अनेक नीतियां चलाईं, जिससे हर वर्ग का शोषण होने लगा। अब इसमें सर सैयद अहमद खान थे, इनको असबाब ए बगावत हिंद के नाम से जाना जाता था, जो सैनिक विद्रोह में शामिल थे। अशोक मेहता, इनको द ग्रेट खिलियन के नाम से जाना जाता था, जो राष्ट्रीय विद्रोह में शामिल थे। फिर आरसी मजूमदार, ये सिपोई म्यूटिनी, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 थे। ये सिपोई म्यूटिनी से जो 1957 में जो तथाकथित स्वतंत्रता संग्राम है, वो न तो प्रथम है, न राष्ट्रीय है, और न ही स्वतंत्रता संग्राम है। कौन कहा था? तो यह आरसी मजूमदार ने कहा था। फिर एस.एन. सेन, जो सुरेंद्र नाथ सेन थे, इनका नाम था एस.एन. सेन। यह 1857 में इन्होंने निष्कर्ष निकाला धार्मिक विद्रोह से। इनका जो निष्कर्ष था धार्मिक विद्रोह से शुरू हुआ, और स्वतंत्रता संग्राम भारत सरकार द्वारा 1960 में बदल गया। इनका कथन था कि यह एक हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, जो टेलर और आउट्रम के माध्यम से शुरू हुआ। बर्बरता और सभ्यता के मध्य संघर्ष था, जो होम्स से शुरू हुआ। धर्मांधों का ईसाइयों के खिलाफ युद्ध। सुनियोजित भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जो बी.डी. सावरकर ने कहा था कि सुनियोजित भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ब्रिटेन के पीएम उस समय कौन थे? तो उस समय ब्रिटेन के पीएम थे पामस्टन। महारानी थी विक्टोरिया। भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, और कंपनी का प्रधान सैनिक था कौन? तो एनीसन। अब सहायक संधि को देखते हैं। सहायक संधि भारत के नक्शा के माध्यम से हम आज समझेंगे। सहायक संधि कहाँ कहाँ हुआ? तो सिंधिया की संधि 1804 में हुआ, अवध की संधि 1801 में हुआ, भोसले की संधि 1803 में हुआ, हैदराबाद की संधि 1798 में ही हो गया, और पेशवा की संधि 1802 में हुआ, और मैसूर की संधि 1799 में हुआ, और तंजौर की संधि 1799 में। अन्य क्षेत्र जैसे जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, महेंद्री, बूंदी, ये सब जो है अभी विद्रोह के कगार पर ही थे। इन लोगों का अभी संधि नहीं हुआ था। लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति अब यहाँ पर लागू होती है कि लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति, इस नीति के तहत राज्यों को सीधे अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया। 1848 में सतारा को, फिर 1849 में जैतपुर, संभलपुर जो उड़ीसा में है उसको, फिर 1850 में हिमाचल प्रदेश को, 1852 ईस्वी में उदयपुर को भी 1852 में, और 1853 ईस्वी में झांसी को इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया था, और 1854 में नागपुर, और 1856 में अवध के नवाब को हराकर। मुगलों के प्रति अंग्रेजों का व्यवहार जो था बहुत ही क्रूरतापूर्ण था। इनमें जो बादशाह थे बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो दिल्ली के शासन पर बैठे थे, इनका कार्य खिल्लत देना, मतलब बहुमूल्य रेशमी वस्त्र इनको दे दिया, फिर नज़र लेना, फिर धन प्राप्ति के लिए दे दिया, फिर दरबार लगाना, जनता की समस्या सुनना, ये सब बादशाह के कार्य थे, जिसको उसने लॉर्ड डलहौजी ने जिसमें हटा दिया। फिर लॉर्ड ऑकलैंड का कार्यकाल 1836 से 1842 था। इन्होंने बादशाह के कार्य पर रोक लगा दी। किसने? यह गवर्नर जनरल थे उस समय, लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड एलन बर्रो ने सिक्कों से बादशाह का नाम हटा दिया, जो सिक्कों पर बादशाह का नाम था उसे हटा दिया और भेंट देना बंद कर दिया। डलहौजी ने आया 1848 से 1856 तक, लाल किला छोड़ने का आदेश दे दिया, कुतुब मीनार के पास रहने को कहा झोपड़ी बनाकर। और लॉर्ड कैनिंग जो थे, इन्होंने बादशाह का पद समाप्त कर दिया। ध्यान रखिएगा किसने किसने क्या किया था। लॉर्ड कैनिंग ने बादशाह का पद समाप्त किया। लॉर्ड डलहौजी जब आया अपने कार्यकाल में, तो उसने कहा कि जा तू कुतुब मीनार के पास जाकर झोपड़ी बना कर रह, लाल किला छोड़ दो, तो यही बोला था। और पेशवा के प्रति भी व्यवहार बहुत ही क्रूरतापूर्ण था इन लोगों का। इनका अंतिम पेशवा जो थे बाजीराव द्वितीय थे। कौन थे? अंतिम पेशवा जो थे बाजीराव द्वितीय थे। इनको 8 लाख वार्षिक पेंशन, मतलब कि साल में 8 लाख रुपया दे दिया, और इनकी मृत्यु 1853 में हो गई।
तब इनके दत्तक पुत्र धोंधू पंत जो नाना साहेब थे, इनको भी इसने 1853 में उनकी मृत्यु हुई तो 8 लाख सालाना पेंशन जो था उसको बंद कर दिया, अब किसी को नहीं दे रहा था। तो राज्य हड़प नीति के तहत नाना साहेब को पेशवा नहीं माना गया। जो राज्य हड़प नीति थी उसके तहत जो नाना साहब थे यानी धोंधू पंत साहब को पेशवा नहीं माना गया, और जो 8 लाख प्रति साल में दिया जाता था उसको हटा लिया गया, 1 रुपया भी नहीं देता था अभी। फिर अवध में पहले कानपुर और लखनऊ का क्षेत्र आता था, जिसको हम अवध कहते हैं अभी के क्षेत्र में, लखनऊ ये सब आ जाता है। के प्रति व्यवहार, अवध में जो थे 1801 में सहायक संधि हुई, 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर राज्य हड़प लिया। किसने? तो अंग्रेजों ने। तो कमिश्नरी क्षेत्र बना दिया, जो उस समय सीधे गवर्नर जनरल का शासन बन गया वहाँ पर। अब प्रथम कमिश्नरी थे हेनरी लॉरेंस। कौन थे प्रथम कमिश्नरी यानी गवर्नर जनरल? तो प्रथम जो थे हेनरी लॉरेंस थे अवध के। अब तत्कालिक नवाब, उस तत्कालिक जो नवाब थे वहाँ वाजिद अली शाह, इनकी पत्नी बेगम हजरत महल को भी प्रशासनिक नहीं माना गया, न ही इनके पुत्र को। जमींदारों के प्रति व्यवहार इनका बहुत ही बेकार था, मतलब कि बहुत क्रूरतापूर्ण था जमींदारों के प्रति व्यवहार। कुछ जमींदार अंग्रेजों के विरोध में भी थे, तो जो बम्बई के जमींदार थे, जागीरदार थे, वो अंग्रेजों के विरोध में थे, और कुछ जमींदार जो थे उनकी चापलूसी करते थे। लॉर्ड डलहौजी जो था इनाम कमीशन का गठन किया था। कौन? तो लॉर्ड डलहौजी इनाम कमीशन का गठन किया, जमींदारों की जांच की, 3500 जागीर जमींदारों की जांच की, 20,000 जागीरें जब्त कर ली गई। 35,000 के जागीरों की जमींदारी की जांच की और 20,000 जागीरी जब्त कर ली गई। जो ही 15% जमींदार थे वो चापलूसी कर इधर उधर बतिया कर उन लोग के साथ रहते थे। कुछ जमींदार कर नहीं देते थे, रिकॉर्ड में भी नहीं थे, उपहार में मिली। अब देखते हैं लॉर्ड डलहौजी व्यापकत सिद्धांत। लॉर्ड डलहौजी के जो व्यापकत सिद्धांत, इसमें राज्य हड़प नीति और गोद निषेध ये कुछ आ जाएंगे। जैसे लॉर्ड डलहौजी हैं, लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। कौन? तो लॉर्ड डलहौजी, और 1856 तक रहा। इसका साम्राज्य का विस्तार युद्ध था और संधि, जितनी भी युद्ध करता था और संधि करता था, युद्ध करता था, संधि करता था, यही इसका साम्राज्य का विस्तार था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। कब? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 तक हुआ। 1848 से 49 तक पंजाब विलय हो गया। फिर संधि की, लॉर्ड वेलेजली की संधि की, सहायक संधि की, लॉर्ड डलहौजी की संधि की, व्यापक सिद्धांत की सिद्धांत दिया। फिर सिक्किम को 1850 में मिला लिया, लोअर बर्मा को 1852 में मिला लिया। ऐसे ऐसे वो युद्ध करता और सभी जागीरों को अपने में मिला लेता था, युद्ध करता था और संधि कर करके मिला लेता था। अब देखिए यहाँ पर सहायक संधि हुई। किन सहायक संधि 1801 में किसके बीच हुई थी? तो सिंधिया, भोसले और पेशवा के बीच हुई थी। जो हैदराबाद कब हुई थी? तो 1801 ईस्वी में। बंगाल की संधि, बंगाल में प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। उसके बाद यहाँ पर बंगाल की संधि कर ली गई। हैदराबाद में सहायक संधि हुआ 1798 में। मैसूर में चार युद्ध लड़े गए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और सहायक संधि हुआ 1799 में। इसने व्यापक सिद्धांत दिया। क्या? तो स्वतंत्र का, फिर मुगल पेशवा के अधीस्त, फिर ब्रिटिश से निर्मित। स्वतंत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। फिर मुगल पेशवा के अधीस्त में ब्रिटिश के अधीनस्थ गोद लेने के लिए अनुमति। फिर ब्रिटिश से निर्मित में गोद निषेध लगा दिया। ब्रिटिश में लगा दिया कौन? तो गोद निषेध। मतलब समझना है यहाँ पर कि जब स्वतंत्र था तो कोई हस्तक्षेप नहीं था राज करने के लिए। जब मुगल और पेशवा आए तो ब्रिटिश के अधीनस्थ, मतलब ब्रिटिश के अध्ययन में उसके अधीन में आकर कोई राजा गोद ले सकता था। लेकिन जब ब्रिटिश से निर्मित आया तो गोद पर निषेध लगा दिया, मतलब कोई भी किसी को लड़के गोद नहीं ले सकता है। राज्य हड़प नीति के तहत सतारा 1848 ईस्वी में अप्पा साहिब की मृत्यु हुई और कोई संतान नहीं था, उसको राज्य को हड़प लिया।
फिर जौनपुर संभलपुर को 1849 में हड़प लिया। बधार जो हिमाचल प्रदेश में है उसको 1850 में हड़प लिया। उदयपुर मतलब कि जहाँ प्रशासन नहीं था वहाँ पर लड़कों को मार देता था, जो कोई उसके उत्तराधिकारी नहीं बचता था और गोद भी नहीं ले सकते थे, और वहाँ पर आक्रमण करके संधि करके उस सब राज्यों को हड़प लेता था। उदयपुर की 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में और अवध को 1856 में। अवध का अंतिम नवाब कौन थे? तो वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह जो थे अवध के अंतिम नवाब थे। रेजिडेंट जो थे आउटरम थे। कौन? तो कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया है इसको। किसको? रेजिडेंट को। इसमें बरार जो है 1853 में हैदराबाद के निजाम ने ऋण के बदले लिया बरार को। चलिए आज हम देखेंगे इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।